सो कंप्यूटर नेटवर्क का 34th पार्ट है ये। और नेटवर्क लेयर में हमने देखा था कि बर्स्टी ट्रैफिक आता था, ठीक है, पिछली क्लास में। तो यहाँ पे ट्रैफिक शेपिंग नाम का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब इनपुट पैकेट में देखो देखो ये स्टेडी स्टेट ट्रैफिक आ रहा है, अचानक से बर्स्टी, यानी बहुत सारे पैकेट्स आ गए और फिर कम हो गए, तो ये सब स्पाइक्स आते रहते हैं। आउटपुट ट्रैफिक हमेशा कॉन्स्टेंट रेट में रहता है, ठीक है, यही ट्रैफिक शेपिंग के थ्रू अचीव होता है। तो ट्रैफिक दो तरह का है, स्टडी स्टेट ट्रैफिक और दूसरा बर्स्टी ट्रैफिक, जिसमें बहुत सारे पैकेट होते हैं। तो व्हेन अ पैकेट आर ट्रांसमिटेड एट कांस्टेंट फ्लो में ट्रांसमिट हो रहे हैं तो स्टेडी स्टेट ट्रैफिक कहलाया जाएगा। व्हेन मोर नंबर ऑफ पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम देन इट इज नोन एज बर्स्टी ट्रैफिक। ठीक, जब बहुत सारे पैकेट कम टाइम में ट्रैवल हो रहे हैं तो व्हेन द इनपुट ट्रैफिक इज स्टडी स्टेट ट्रैफिक, और ये स्टेडी है, ठीक है, स्टेडी स्टेट ट्रैफिक और बर्स्टी ट्रैफिक, द आउटपुट रेट इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट। मतलब कोई सा भी कैसा भी ट्रैफिक हो, बहुत ज़्यादा हो बहुत कम हो, आउटपुट रेट कांस्टेंट मेंटेन रहे, द राउटर हैज़ अचीव ट्रैफिक शेपिंग। तो इसमें राउटर ने ट्रैफिक शेपिंग अचीव कर ली। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होता है ट्रैफिक शेपिंग का, कि मान लो कि तुम्हारे पास 700 पैकेट्स है, इनपुट पैकेट्स, और तुम्हारे राउटर की कैपेसिटी जो है 50 पैकेट्स की है। तो एक टोकन रेट होता है, टोकन रेट जनरेट होता है। तो यहाँ पे मान लो आउटपुट में स्टडी स्टेट जो आउटपुट का रेट बना हुआ है वो 600 पैकेट्स का है। क्लियर। तो ये क्या करेगा, टोकन रेट बनाए, टोकन जनरेट करेगा 550 पैकेट्स की, क्योंकि 50 ऑलरेडी कैपेसिटी है। ठीक है, तो हमें जो है आउटपुट रेट कांस्टेंट बनाना होता है। ठीक है, तो मान लो कि एस जो है बर्स्टी ट्रैफिक टाइम है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूमेरिकल आते हैं, अभी हम 3-4 देखने वाले हैं इस पे रिलेटेड। एस जो है बर्स्टी ट्रैफिक टाइम है, सी अगर कैपेसिटी है राउटर की, ठीक है, मतलब बर्स्टी ट्रैफिक कितने टाइम के लिए आया, वो स्पाइक कितनी देर के लिए जनरेट हुआ, कितने सेकंड्स के लिए। टोकन रेट हमारा रो है और आउटपुट रेट हमारा एम है। तो ये कुछ इस तरह से होता है, सी दैट इज कैपेसिटी प्लस टोकन रेट मल्टीप्लाइड बाय बर्स्टी टाइम ट्रैफिक इक्वल टू आउटपुट रेट मल्टीप्लाई बाय बर्स्टी टाइम ट्रैफिक। यानी आउटपुट रेट मेंटेन रहता है 1000, कैपेसिटी 900 की है, तो टोकन रेट जो होता है वो 100 करवा देगा। कैपेसिटी 200 हो रखी है तो 800 टोकन्स बना देगा, क्योंकि आउटपुट मेंटेन करना है। ये कुछ इस तरह से है कि मूवी हॉल में जाते हैं तो हमारे पास अभी जो सीट में 50 लोग बैठे हुए हैं और हमें 150 और चाहिए क्योंकि मूवी शुरू होने वाली है, तो उतने टिकट्स बेचे जाएंगे। ठीक, ऐसा कुछ। और दूसरा केस क्या हो सकता है, मान लो 700 पैकेट्स आए और 500 ऑलरेडी पैकेट्स की कैपेसिटी यहाँ पे है, तो हमें 100 और चाहिए, तो कम लेस टोकन रेट होगा, ठीक है, क्योंकि मेंटेन करना है हमें 600। क्लियर। तो इस तरह से ट्रैफिक शेपिंग होती है, मेंटेन करा जाता है। क्वेश्चन देखो, कह रहे कि इनिशियल कैपेसिटी अगर 1 MB की है, टोकन रेट 6 Mbps, आउटपुट रेट 8 Mbps, कैलकुलेट द टाइम ऑफ बर्स्टी ट्रैफिक दैट कैन बी हैंडल्ड बाय द सोर्स। कितने टाइम के लिए सोर्स जो है हैंडल कर पाएगा बर्स्टी ट्रैफिक को। तो तुम्हें पता है C प्लस रो एस इक्वल टू MS होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 Mbps यानी M मतलब 10⁶ कैपेसिटी दे रखी है ना, टोकन रेट कितना दे रखा है 6 Mbps, तो 6 इंटू 10⁶ इंटू एस, ये हमें निकालना है कि कितने देर के लिए हैंडल हो सकता है बर्स्टी ट्रैफिक, इक्वल टू आउटपुट रेट 8 Mbps का देखा है, 8 इंटू 10⁶ इंटू एस। ठीक है, मैं 10⁶ कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस 6x इज इक्वल टू 8x, 8s सॉरी, एस हो गया हाफ, दैट इज 0.5 सेकंड की के लिए हैंडल हो सकता है। एक और सिंपल देख लेते हैं, इनिशियल कैपेसिटी 2 मेगा बिट्स है, टोकन रेट 6 मेगा बिट्स पर सेकेंड, आउटपुट रेट 12 मेगा बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट करना है बर्स्टी ट्रैफिक टाइम दैट कैन बी हैंडल्ड। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, मेगा बिट्स है, मैंने पिछले में भी मेगा MB बोल के बाइट से कंफ्यूज कर दिया था, बिट्स हैं। ठीक है, अगर बाइट्स होंगी तो 8 से डिवाइड करेंगे, ये क्लियर। सिंपल प्रॉब्लम इसलिए बताई जा रही है कि तुम्हें ये फॉर्मूला दिमाग में आ जाए। ठीक है, तो कैपेसिटी हमारी 2 इंटू 10⁶ प्लस टोकन रेट 6 है तो 6 Mbps, 6 इंटू 10⁶ इंटू एस, आउटपुट रेट 12 है। अब यहाँ पे क्या होगा, 10⁶ कॉमन ले लेंगे और 2 इजिकल टू 6s, एस की वैल्यू होगी 0.33 सेकेंड्स। क्लियर। सेम क्वेश्चन, ये बहुत ही बेसिक जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसके बेसिस पे। अगला कॉन्सेप्ट आता है लोड शेडिंग का। लोड शेडिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि मान लो ऑलरेडी देखो फुल ऑफ कैपेसिटी हो रखा है राउटर, और बस 3 पैकेट्स की जगह, 3 पैकेट्स की जगह, तो तुम्हारे पास एप्लीकेशन और पैकेट आ रही है पूरी। ठीक है, तो अब इनमें से कौन से 3 पैकेट चूज़ होंगे, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है ना कि 3 पैकेट चूज़ होते हैं, मतलब कम पैकेट चूज़ होते हैं, तो वो क्या करेगा, मतलब पहले 3 को चूज़ कर लेगा क्योंकि बहुत देर से वेट कर रहे थे, या नए जो आए उनको करेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह की एप्लीकेशन है। अगर FTP है, मान लो ये राउटर के सेकंड स्टेशन से फर्स्ट में डाउनलोड हो रही है एक फाइल, ठीक है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो जो नए पैकेट्स आए हैं उनकी इंपॉर्टेंस कम है, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड पैकेट्स के साथ जो आने वाले हैं वही धीरे धीरे डाउनलोड होते हैं ना। तो इसमें तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे जो पहले पैकेट आए उनको इंपॉर्टेंस दी जाएगी। मगर जैसे कोई मल्टीमीडिया का कोई वीडियो ऐप है, मान लेते हैं यूट्यूब है, तो अगर यही वीडियो तुम देख रहे हो, तुमने स्किप करके सीधा मान लो 10 मिनट की वीडियो है तो 10 पे चले गए, तो अब क्या होगा, वो जो पैकेट्स आ रहे होंगे वो न्यू वाले पैकेट्स, ठीक है, ओल्ड तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तो वो न्यू वालों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। तो यही होता है लोड शेडिंग में कि इट इज़ अ वे ऑफ लूजिंग पैकेट्स व्हेन पैकेट्स कैन नॉट बी हैंडल्ड। ठीक है, पैकेट्स को लूज कर देता है बाय द राउटर इन द वर्स्ट केस सिचुएशन। मतलब कुछ पैकेट्स लेता है, बाकियों को लूज कर देता है। एप्लीकेशन लाइक FTP प्रेफरेंस इज गिवन टू ओल्ड पैकेट्स और मल्टीमीडिया में प्रेफरेंस गिवन टू न्यू पैकेट्स। अब ये क्वेश्चन देखो, होस्ट A हैज़ 19.5 MB टू सेंड ऑन अ नेटवर्क एंड ट्रांसमिट्स द डेटा इन बर्स्ट एट 6 मेगाबिट्स पर सेकेंड। क्लियर।
डेटा नोट करते जाओ, अगर खुद से कर सकते हो तो अच्छी बात है। द मैक्सिमम आउटपुट रेट ऑफ राउटर इन द नेटवर्क इज 4 मेगाबिट्स पर सेकेंड। ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट रेट याद आ गया, ये सी की वैल्यू है। इफ होस्ट ए ट्रांसमिशन इज शेप्ड यूजिंग लीकी बकेट, द कैपेसिटी दैट द क्यू इन द बकेट मस्ट होल्ड सो दैट नो डेटा इज डिस्कार्डेड इज। तो थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि क्या बोलने की कोशिश हो रही है, कितना एम का डेटा, कितने एम की कैपेसिटी होनी चाहिए उस राउटर की, ठीक है, वो संभाल पाए डेटा को। तो देखो, तुम्हें पता है ट्रांसमिशन टाइम होता है डेटा साइज अपॉन बैंडविड्थ। डेटा साइज दे रखा है हमें 19.5 MB, ठीक है, तो मैंने बाइट को बिट में 8 से मल्टीप्लाई करके कर दिया, ठीक है। उसके बाद बैंडविड्थ कितना है, 6 मेगा बिट्स पर सेकंड, तो यहाँ ऑलरेडी बिट्स में है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को काटा पीटा तो 26 सेकंड आ गया, ठीक है। तो ट्रांसमिशन टाइम 26 सेकंड है, और कह रहे हैं कि मैक्सिमम आउटपुट रेट ऑफ द राउटर इन द नेटवर्क जो है 4 मेगा बिट्स पर सेकंड है। यानी एक सेकंड में कितना आउटपुट रेट हो रहा है, 4 इंटू 10 की पावर 6 बिट्स। तो 26 सेकंड्स में कितना होगा, बाइट में होगा, मतलब बिट्स में होगा मगर बाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमें डेटा जो है बाइट में दे रखा है। तो मैंने 8 से डिवाइड करके 13 मेगा बाइट कर दिया। ये बात समझ में आई, मतलब आउटपुट रेट हमें पता चल गया, जो हमने वहाँ पे देखा था कि आउटपुट रेट मेंटेन होना चाहिए, है ना, अभी थोड़ी देर पहले। तो ये कुछ इस तरह से कि होस्ट ने 19.5 MB भेजा डेटा 26 सेकंड में, ठीक है, और 4 Mbps की यहाँ पे स्पीड है, ठीक है, ये बिट्स है। तो 13 MB तो डेटा चला जाएगा, मगर जो बचा हुआ डेटा है उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए राउटर की कि वो विडहोल्ड कर सके, क्योंकि कोई डिस्कार्ड ना हो पाए। तो 19.5 माइनस 13 भेज पा रहा है, बाकी बचे 6.5 MBs, ठीक है। तो ये जो है इतना विडहोल्ड कर पाए, क्यू में आराम से लगे पाए, यहाँ पे इस राउटर में इतने होनी चाहिए, ठीक है, कैपेसिटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि एंड टाइम पे ट्विस्ट कर देता है। फॉर अ होस्ट मशीन दैट यूजेस अ टोकन बकेट एल्गोरिथम फॉर कंजेशन कंट्रोल, द टोकन बकेट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 1 MB। ठीक है, ये 1 MB कैपेसिटी दे रखी है, मैं साथ साथ तुम्हें दिखाते हुए जा रहा हूँ, C = 1 MB। तो ये इनिशियल कैपेसिटी है, क्लियर। एंड द मैक्सिमम आउटपुट रेट जो है 20 Mbps है, ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट रेट यानी M। द टोकन अराइव एट द रेट ऑफ टू सस्टेन आउटपुट एट द रेट ऑफ 10 Mbps, यानी ये टोकन अराइव जो है रो हो गया 10 Mbps, ये सब बाइट्स में है। द टोकन बकेट इज करंटली फुल, टोकन बकेट करंटली फुल है, एंड मशीन नीड टू सेंड 12 MB। यही तो एक एक्स्ट्रा चीज़ है जरूरी है कि तुम्हें, अगर तुमने बस्टी ट्रैफिक टाइम निकाल दिया, ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन इन तीनों से बस्टी ट्रैफिक टाइम निकल जाएगा, है ना। तो उसका आंसर आ रहा है 0.1 सेकंड। अब तुम बोलोगे 0.1 पे टिक कर देते, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूरा नहीं पढ़ा तुमने तो फंस गए, ठीक है। तो टोटल बकेट इज करंटली फुल एंड द मशीन नीड टू सेंड 12 MB ऑफ डेटा। तो मिनिमम टाइम कितना चलेगा टू ट्रांसमिट द डेटा इन कितने सेकंड, है ना, मिनिमम टाइम क्या है तुम्हें पता है, C+ρ = MS। अब यहाँ पे सब के सब बाइट्स में थे तो हमने बिट्स के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि 10 की पावर 6 और 8 आपस में कटने वाले हैं, तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, बस वैल्यूज डालनी है। और हमारा एस की वैल्यू होगी 0.1 सेकंड। और क्वेश्चन एक कदम और आगे ले गया कि मशीन को सेंड करना है 12 MBs। अब देखो 1 MB की कैपेसिटी है, 12 सेंड करना है, तो बचे कितने, 11। अब 1 के लिए 0.1 सेकंड लग रहा है ना। 1 MB कैपेसिटी के लिए, कैपेसिटी हमने 1 MB ले रखी थी, सी की वैल्यू क्या है 1 MB, तो इसके लिए 0.1 सेकंड लग रहा है, तो 11 के लिए 1.1 लगेगा। तो ये आंसर है इसका। तो नेक्स्ट क्लास में भी ये कंटिन्यू करेंगे, ये थोड़ा सा एक फ्लडिंग और देख लेते हैं। स्टैटिक एल्गोरिथम होती है, देखो राउटिंग की एल्गोरिथम्स होती हैं स्टैटिक और डायनामिक, ये बात क्लियर है। एल्गोरिथम क्या करती हैं, मान लो इनपुट पैकेट को राउटर के थ्रू भेजना है, तो कौन से पाथ पे भेजा जाए, तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, मैट्रिक, डिले, बैंडविड्थ, कॉस्ट, हॉप, हॉप मतलब कितने हॉप्स लगेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें के बेसिस पे देखा जाता है। तो स्टैटिक एल्गोरिथम क्या होती है, स्टैटिक एल्गोरिथम आर एल्गोरिथम दैट डज नॉट कंसीडर द लोड ऑन नेटवर्क, नेटवर्क पे कितना लोड है ये सब नहीं दिखता, सीधा फॉरवर्ड करता है। तो दीज आर ऑल्सो नोन एज नॉन अडेप्टिव एल्गोरिथम, अडेप्टिव नहीं है, क्लियर। जैसे फ्लडिंग हो गया, फ्लडिंग एल्गोरिथम देखते हैं अभी, डायनामिक हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो डायनामिक एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम कंसीडर द प्रेजेंट लोड, मतलब कितना लोड है ऑन द नेटवर्क, आर कॉल्ड डायनामिक एल्गोरिथम। तो लोड कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, तो इन चीज़ों को जो मैटर करवाता है, मतलब जो कंसीडर करता है, वही डायनामिक होते हैं। तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड अडेप्टिव एल्गोरिथम, जैसे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग, पाथ वेक्टर राउटिंग, क्लियर। ये देखो, ये राउटर ए है, बी से कनेक्टेड, बी सी से कनेक्टेड, सी डी से कनेक्टेड, ए और डी से कनेक्टेड, और एट द एंड ई से कनेक्टेड। मान लेते हैं कि ये ए को ई राउटर तक भेजना है, ये स्टेशन को ई तक भेजना है। अब देखो ये सेंटर डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, तो बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। मतलब फ्लडिंग में क्या होता है कि डेटा रिडंडेंसी ज़्यादा होती है, तो पैकेट को दोनों साइड से भेजते हैं उसने। बस एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जिसने जिसने भेजा है ना उसको नहीं वापस आएगा। मतलब ए से डेटा भेजा गया, फिर बी को गया, बी ने सी और ई को भेज दिया, ठीक है। अब ए ने डी और ई को भेज दिया, क्लियर। तो ऐसा नहीं होगा कि जब सी से डी को पहुंचा तो डी से वापस ए को चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिसने भेजा है ना उसको नहीं पहुंचेगा। ये कुछ इस तरह से है कि जैसे चाइनीज़ विस्पर होता है ना, कि तुम्हारे कान में एक पीछे वाला कुछ बोलता है और तुम आगे वाले को बताते हो, तो उसमें सिर्फ आगे वाले को बताया जाता है, पीछे वाले को क्या बताना, उसने तो बताया हमें। तो फ्लडिंग इज डिफाइंड एज वेन एवर अ पैकेट कम्स टू राउटर, पैकेट राउटर पे आता है, इट विल डाइवर्ट इन ऑल डायरेक्शन एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन जहाँ से हुआ वहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि लूप बन जाए, ऐसा नहीं है। फ्लडिंग इज यूज टू फाइंड आउट अननोन डेस्टिनेशन, क्यों यूज़ होता है,
अननोन मिलिट्री एप्लीकेशन में काम आता है, अननोन डेस्टिनेशन ढूंढने की कोशिश करी जाती है। दैट मीन्स अच्छा अननोन मतलब तुम बोलोगे डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा तो है, फिजिकली नहीं पता, दैट मीन्स वी नो द लॉजिकल एड्रेस बट वी डोंट नो द फिजिकल लोकेशन ऑफ दैट डिवाइस। ठीक है, उस केस में देखा जाता है। जैसे क्या पॉसिबिलिटी है ए से ई जाने में यूजिंग फ्लडिंग एल्गोरिथम एंड यूजिंग हॉप एज अ मैट्रिक। तो कितने तरीके देखो, ए से बी गए, बी से ई गए, तो 2 हॉप में काम हो गया। दूसरा तरीका क्या है, ए से बी गए, बी से सी गए और सी से ई गए। आई थिंक हेयर ऑल्सो लाइन है, रुको, ये कुछ इस तरह था। ठीक है, तो ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ई गए, 3 हॉप में काम हो गया। या ऐसे हो सकता है ए से बी, बी से सी से डी फिर ई। ठीक है, ये भी तरीका है, तो 4 हॉप्स लगे। या नेक्स्ट क्या हो सकता है, डी के थ्रू जा रहे हो, ए से डी फिर ई, ए से डी सी फिर ई, ए से डी बी सी बी फिर ई। ये सारे तरीके लग सकते हैं, 6 तरीके हैं। तो फ्लडिंग ट्री किस तरह का बनेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ए से तुम बी गए और डी गए, है ना, ये डायग्राम थोड़ा दिमाग में डाल दो, ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, ई लिखा है। ठीक है, जिसको नहीं दिख रहा है, तो ए से बी गए, बी से सी, सी से डी फिर ई। देखो बी से डायरेक्टली भी ई जा सकते हैं, फिर सी के थ्रू भी ई जा सकते हैं, डी के थ्रू भी ई जा सकते हैं, और सिमिलर केस में डी की साइड भी करना है। तो फ्लडिंग का ट्री इस तरह से बनेगा। ठीक है,